Hello there, this is Arvind Sharma from Home Academy. Well guys, in today's video we are gonna begin a new journey, okay? आज हम लोग एक नई यात्रा की ओर बढ़ने लगे हैं, तो ध्यान दीजिएगा. We are gonna cover grammar, okay? Grammar हम लोग कवर करने लगे हैं, तो ध्यान दीजिएगा. First of all, क्या कवर करने लगे हैं? GRAMM. What is the spelling? Spelling क्या है? एक बार बताइएगा. It's GRAMM. थोड़ा सा चूक गए, यहाँ ER नहीं होता, यहाँ क्या है? जो लोग यहाँ ER लिखते आए हैं बचपन से वो आज ठीक कर लें, ठीक है? ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है? हाँ, वही शक्तिमान वाली, ध्यान देना. इट्स GRAMMAR, grammar, okay? It's grammar, GRAMMAR, good. So guys, today we are gonna cover one of the most important topics of English grammar. आज हम लोग English grammar का एक सबसे important topic करने लगे हैं, ध्यान दीजिएगा. Guys, in order to make a sentence in English language, अगर आप एक sentence की बात करें, एक सेंटेंस अगर आपको बनाना है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके लिए इट रिक्वायर्स 2 आइटम्स. उसके लिए 2 आइटम्स की ज़रूरत रहती है, या मैं ये कहूँ दे आर 2 ऑब्लिगेटरी पार्ट्स ऑफ एनी सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के इंग्लिश में 2 अति आवश्यक हिस्से होते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज फाइनाइट वर्ब, राइट? फाइनाइट वर्ब एंड सब्जेक्ट, ये 2 अति महत्वपूर्ण हिस्से रहते हैं किसी भी सेंटेंस के. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. व्हेन यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंपली मीन्स, सब्जेक्ट की मैं अगर डेफिनेशन दूं, सब्जेक्ट की डेफिनेशन रहेगी वन दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, और आई कैन से डूअर, एंड सेकंड वन इज अबाउट whom द स्टेटमेंट इज मेड. मतलब कि एक बार जानिएगा, हिंदी में मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति या कुछ भी, इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग एज वेल, जो क्रिया को कर रहा है, तो क्रिया को करने वाला वो क्या हुआ? दैट इज सब्जेक्ट. या फिर जिसके बारे में बात हो रही है. एक सेंटेंस ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ हो रहा हो, जैसे मैंने कहा, मैं बोलता हूँ सचिन खेल रहा है, इसमें क्रिया चल रही है सचिन की, वो क्या कर रहा है? खेलना. क्रिया क्या है? खेलना. कौन कर रहा है? सचिन. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सचिन. यस. मैंने कहा चुन्नूलाल नाच रहा है, यहाँ पे क्रिया चल रही है क्या? नाचना. कौन कर रहा है उस क्रिया को? चुन्नूलाल. तो चुन्नूलाल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब अगर इन दोनों केसेस में तो कोई ना कोई कुछ कर रहा था, लेकिन अगर मैं ये कहूँ, एक बार दोबारा से देखिएगा, मैंने कहा सचिन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? सचिन. सब्जेक्ट हो गया सचिन. और दूसरी बात, अगर मैं ये कह दूँ सचिन एक क्रिकेटर है, सचिन एक क्रिकेटर है, इस सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं चल रही, बल्कि किसी के बारे में बात की गई है. किसके बारे में? सचिन के बारे में. तो सचिन क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया. तो आपने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया. सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? डूअर और अबाउट whom द स्टेटमेंट इज मेड, जिसने क्रिया की है या फिर जिसके विषय में कहा गया है कुछ, वो सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट आपने कहा एक फाइनाइट वर्ब. एक सेंटेंस के 2 अति आवश्यक हिस्से आपने कहे, वो है सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब की अगर मैं बात करूं, ज़्यादा गहराई में अभी मत जाना, गहराई में डूबने का खतरा हो जाएगा, ठीक है? पानी ज़्यादा है गहराई में. अभी वैसे बता देता हूं आपको, फाइनाइट वर्ब है एक वर्ब का वो रूप जो आपको टेंस के बारे में बताता हो. एक वर्ब का वो रूप जो आपको टेंस के बारे में बता रहा है, वो कहलाएगा फाइनाइट वर्ब. आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे, ओके, आप कहोगे मेन वर्ब, वो बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे. एक वर्ब के उस रूप को जो कि आपको टेंस के बारे में बता दे, तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है. ठीक है जी, वही रूप क्या कहलाया? फाइनाइट वर्ब कहलाया. बाकी दूसरे रूप नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाए. ठीक है, तो उसके बारे में, उस विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे. नेक्स्ट देखिएगा, आपने कहा सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए. सब्जेक्ट ये है, और फाइनाइट वर्ब एक वर्ब जो टेंस के बारे में बताए. अब अगली बात सुनिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा राम इज प्लेइंग. दूसरा सेंटेंस, राम वॉज प्लेइंग. गैस सेंटेंस को देखिएगा, आपने कहा राम इज प्लेइंग, राम वॉज प्लेइंग. पहला सेंटेंस जो आपने लिखा राम इज प्लेइंग. इस सेंटेंस में क्रिया चल रही है खेलने की, प्लेइंग. कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, बिल्कुल. सो राम क्या हो गया हमारा? राम हुआ सब्जेक्ट, बिल्कुल. और फाइनाइट वर्ब क्या है? इज.
वो है हमारी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब जो टेंस के बारे में बता रही है। अगर मैं पूछूं बच्चे कौन सा टेंस है, जी बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने कहा सर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, उसका मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इन्होंने कहा सर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई गई है। मतलब टेंस किसने बताया? टेंस बताया। सो दैट इज फाइनाइट वर्ब। सेकंड, दूसरा सेंटेंस देखिएगा, राम वॉज प्लेइंग। राम हो गया मेरा सब्जेक्ट और वॉज हो गई मेरी फाइनाइट वर्ब। लेकिन इस बार टेंस कौन सा है? इट्स पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कैसे पता चला? वॉज से पता चला। इट मीन्स गाइस सब्जेक्ट है जो कुछ कर रहा है या जिसकी बात हो रही है, क्रिया को करने वाले या फिर जिनकी बात हो रही हो वो क्या हुए? वो आपके सब्जेक्ट हुए। और फाइनाइट वर्ब हुई जो आपको टेंस के विषय में बताए, जो आपको टेंस के बारे में बताए कि इस पर्टिकुलर टेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, काल से अगर जोड़ दे वो सेंटेंस को, सो हम लोग कहेंगे दैट इज फाइनाइट वर्ब। अब अगली बात सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव हियर। तो यदि आप कभी कोई सेंटेंस लिखो तो सेंटेंस में दो आइटम्स जरूर मिलेंगी मेरे भाई। एक क्या मिलेगा? सब्जेक्ट और दूसरे, हाँ, और दूसरी बिल्कुल फाइनाइट वर्ब। जी बिल्कुल। आप कोई भी, हाँ आपके पास एक्टिवा है, हाँ इन्होंने कहा आपके पास एक्टिवा है वाइट कलर की, गुड। सो आपकी एक्टिवा में दो आइटम्स तो जरूर मिलेंगे, एक तो और दूसरा ब्रेक, राइट। एक से आप स्पीड बढ़ा दोगे, एक से आप ब्रेक लगा दोगे, ये दो आइटम्स तो होंगी होंगी, तीसरी हो या ना हो, ठीक है। तो देखिएगा प्लीज़, ऐसे ही सेंटेंस में दो आइटम्स तो रहेंगी, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। कंटिन्यू करने लगा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेल गाइस, आपने कहा एक सेंटेंस बनाने के लिए दो आइटम्स चाहिए, सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। अगली बात जो कहने लगा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब चाहिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड इट्स फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट में और उसकी फाइनाइट वर्ब में एक अग्रीमेंट रहता है। वो अग्रीमेंट क्या है वो देखिएगा। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन योर वर्ब विल बी सिंगुलर। आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या रहेगी? वो भी सिंगुलर रहेगी। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन योर वर्ब विल बी प्लूरल। यदि आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स, इसको ऐसे देखिएगा, अभी अभी इन्होंने बताया था देवी जी ने कि मेरे पास एक्टिवा है। आपकी एक्टिवा में कितने टायर्स हैं? दो टायर्स हैं, एक आगे एक पीछे। अगर आगे वाला चले और पीछे वाला कहे मैं नहीं चलूँगा, या पीछे वाला चले और आगे वाला कहे कि मैं नहीं चलूँगा, अगर ऐसा कुछ हो जाए, हाँ 2 मिनट का मौन रखना पड़ जाएगा आपके लिए। बिल्कुल देखिएगा नेक्स्ट। सो आपने कहा दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहोगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, राइट। सेंटेंस देखिएगा, यदि मैं लिख देता हूं तो ये बन गया राम इज प्लेइंग, राइट। नेक्स्ट आपने लिखा बॉयज आर प्लेइंग। गाइस दोनों सेंटेंसेस में देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? राम, जो कि एक है, उसके हिसाब से वर्ब क्या आई? इज सिंगुलर। आपने एक सिंगुलर वर्ब पिक किया। अलग अलग टेंसेस में सिंगुलर वर्ब्स ये रही। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो ये वाली वर्ब्स आएंगी अलग अलग टेंसेस में। और अगर मैं बात करूं प्लूरल की, यदि आपका सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, देन योर वर्ब विल बी वन ऑफ दीज, ओके। इन वर्ब्स में से एक आपकी वर्ब रहेगी। पॉइंट देखिएगा, आपने कहा राम इज प्लेइंग, तो सब्जेक्ट क्या है भैया? सब्जेक्ट है राम और वर्ब हुई इज, राइट। सेकंड वन इज बॉयज आर प्लेइंग। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है बॉय, बॉयज, और वो प्लूरल है, दैट इज व्हाई माय वर्ब विल बी आर। मैंने आर यहाँ पे यूज़ किया बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट था वो एक से
ज़्यादा था, बिल्कुल। सो दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हो। आप अलग अलग टेंसेस के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, अलग अलग फाइनाइट वर्ब यूज़ करते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन उनके बनाते हो, ठीक है जी। तो यहाँ तक का पॉइंट एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक। वेल गाइस, अभी भी आपने बात कही कि यदि आपको एक सेंटेंस बनाना है तो दो आइटम्स चाहिए, सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। बिल्कुल सही, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिएगा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब्स को। वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव हियर इज स्टूडेंट्स आर डांसिंग। स्टूडेंट्स आर डांसिंग, आपका सब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सो आप लोगों ने प्लूरल वाली वर्ब वहाँ पर यूज़ की है, स्टूडेंट्स आर डांसिंग। जब आपने कहा अरविंद इज टीचिंग, अरविंद इज टीचिंग, उस केस में आपका सब्जेक्ट है, कौन पढ़ा रहा है भैया, अरविंद पढ़ा रहा है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया अरविंद और वर्ब हुई इज। नेक्स्ट वन इज बॉयज हैव हेल्प्ड जॉन, बॉयज हैव हेल्प्ड जॉन, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है बॉयज, दैट इज प्लूरल, वो प्लूरल है, तो आपने हैज़ यूज़ ना करके आपने हैव यूज़ की है, बिकॉज वो एक प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा फटाफट से, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। लिसन टू मी, ओपन द डोर, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। इन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या है? घूम गए। गाइस, इन सभी सेंटेंसेस को क्या कहेंगे? These are imperative sentences. When you talk about imperative sentences क्या हैं? Imperative sentences वो sentences हैं, the sentences which are used to give instructions. Second, make requests and offer advice. Okay? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, रिक्वेस्ट्स करने के लिए, या फिर किसी को सलाह देने के लिए जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और उन सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है, इन सभी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट है यू, विच इज़ इन इम्प्लाइड फॉर्म, मतलब कि वो रहेगा वहाँ पर लेकिन उसको लिखा नहीं जाएगा, ये हिडन रहेगा। ये पूरा सेंटेंस एक तरह से ये है, यू लिसन टू मी, यू ओपन द डोर, यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। सो ये सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो यू रहता है, बट उसको लिखा नहीं जाता। इट्स कॉल्ड इम्प्लाइड फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग एडवांस क्लासेस में ये चीज़ें करेंगे। फिलहाल के लिए देखिएगा, यहाँ तक आप पहुँच गए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल गाइस, आगे देखिएगा, आपके पास एक सेंटेंस है राम इज़ प्लेइंग, और सेकंड सेंटेंस जो आपका है वो है श्याम इज़ प्लेइंग। दोनों सेंटेंसेस में राम इज़ प्लेइंग सब्जेक्ट है राम, सेकंड सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है श्याम। एक एक सब्जेक्ट है, राम इज़ प्लेइंग, तो भैया कितने सब्जेक्ट हैं? एक है, आपकी वर्ब रही इज़। आपने कहा श्याम इज़ प्लेइंग, तो आपका सब्जेक्ट है एक और वर्ब रही इज़। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? राम एंड श्याम इज़ प्लेइंग और आर प्लेइंग। सो गाइस, बात देखिएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है राम से लेकर के शाम तक सब्जेक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड सब्जेक्ट। उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट उसको कहोगे। व्हेन यू टॉक अबाउट अ कंपाउंड सब्जेक्ट मीन्स यदि दो नाउन आपस में किससे जोड़े जाएं? एंड से जोड़े जाएं, या एक नाउन और प्रोनाउन को आपस में किससे जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया है। यदि दो पार्ट आपस में एंड से जोड़ करके सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। सो गाइस, यदि दो नाउन आपस में मिल करके या दो प्रोनाउन आपस में मिल करके या एक नाउन और प्रोनाउन आपस में मिल करके क्या बनाएं? सब्जेक्ट बनाएं, तो गाइस उस केस में आपकी जो वर्ब रहेगी दैट विल बी प्लूरल, राइट? सो राम एंड श्याम are playing. Next case, John and his friends are singing. हुआ कैसे? इसको इस तरह से देख लीजिएगा। आपने कहा जॉन एक है, एंड का मतलब प्लस करना, प्लस हिज फ्रेंड्स, वो यदि 3 हैं तो टोटल कितने हो गए? 4 लोग खेल रहे हैं। जॉन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग, आपने आर यूज कर दिया, और आर सिंगिंग। जॉन एंड हिज फ्रेंड्स आर सिंगिंग, सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, दैट इज एक्सेप्शन फर्स्ट। ध्यान देना, एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बनेंगे। एक्सेप्शन फर्स्ट क्या है? इफ टू पार्ट्स, देखिएगा सुनिएगा, इफ टू पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट रेफर टू वन पर्सन,
और सजेस्ट वन आइडिया। दोबारा सुनिएगा, यदि एक कंपाउंड सब्जेक्ट के दोनों हिस्से मिल करके एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हों या फिर एक ही आइडिया को डिनोट करते हों, एक चीज़ को दिखाते हों, यूनिट की तरह काम करते हों, इन दैट केस अब देखिएगा, ब्रेड एंड बटर वॉज आवर ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर दोनों मिलके एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, दोनों मिलके खाना दोनों से मिलकर बन रहा है। सो दैट इज़ वाई आप उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे, योर वर्ब विल बी इज। नेक्स्ट वन, करी एंड राइस इज अ पॉपुलर इंडियन डिश। करी और राइस जो है वो एक पॉपुलर इंडियन डिश है। व्हेन यू से करी एंड राइस इज अ पॉपुलर इंडियन डिश, तो इस केस में देखिएगा करी एंड राइस, हाँ भाई साहब ने कहा कड़ी चावल, भाई कड़ी चावल नहीं, यहाँ दाल चावल थे, पर कोई बात नहीं, दोनों ही चल जाएंगे, एक ही बात है। करी एंड राइस, इज वो सिंगल है, इज तो आप आर नहीं इज लगाओगे। सो गाइस, इफ टू पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट रेफर टू वन पर्सन और वन थिंग और सजेस्ट वन आइडिया, इन दैट केस अ वर्ब विल बी सिंगुलर। हमारी वर्ब क्या रहेगी उस केस में? सिंगुलर रहेगी। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। गुड। अगला पॉइंट देखिएगा, एक्सेप्शन टू और स्टार टू, सेकेंड पॉइंट। या दूसरा सितारा आपके सामने ये रहा, आपने कहा जॉन एंड हिज फ्रेंड्स आर सिंगिंग। फिर उसके बाद कहा यदि दो कंपाउंड नाउन के दो पार्ट, किसी कंपाउंड सब्जेक्ट के दो पार्ट मिलकर के एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो आपकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। अब अगला पॉइंट देखिएगा, मैंने कहा माय अंकल एंड फ्रेंड इज या आर teaching me. My uncle and friend is or are teaching me. अब ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा गाइस, आपका सब्जेक्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट, my uncle and friend, जिसमें के दो नाउन हैं, नाउन 1 एंड नाउन 2, राइट। नाउन 1 एंड नाउन 2, आपके पास दो नाउन हैं, नाउन 1 है, नाउन 2 है, एंड द वेरी फर्स्ट नाउन इज प्रीसीडेड बाय, और पहले नाउन से पहले आपका क्या लगा हो? आर्टिकल ए एंड द, या फिर possessive adjective, that is my, your, his, her, their, और भी हैं, बाद में जानिएगा। सो आर्टिकल या फिर possessive adjective यदि पहले नाउन को मॉडिफाई करता हो। सो गाइस दोबारा सुनिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट दो नाउन, एक कंपाउंड सब्जेक्ट आपके पास है और दो नाउन जो कि सिंगुलर हैं उनसे मिलकर के आपका सब्जेक्ट बना है, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय, और पहले पार्ट को किसने मॉडिफाई किया है? उसको मॉडिफाई किया है इनमें से किसी एक वर्ड ने। तो देखिएगा माय अंकल एंड फ्रेंड, इसका मतलब हो गया भैया ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। कौन है? एक ही हैं। कौन है वो? आपके अंकल भी हैं और आपके मित्र भी हैं। बिल्कुल, आपके अंकल भी हैं वो और आपके मित्र भी हैं। मित्र और अंकल दोनों हैं वो। सो क्या बन गया यहाँ पर? वो एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। आर ना लगा करके क्या लगाया जाएगा? इज लगाया जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने जी। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल और देखिएगा इसका। इन्होंने कहा सर एक एग्जाम्पल और दिखाइएगा इसका, देखिए प्लीज़। अब देखिए गाइस, आपका एक बचपन का दोस्त है और उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और वो पढ़ाई करने के बाद बन गया डॉक्टर और आप बन गए विक्टर। हाँ, क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की मेरे भाई। तो देखिएगा, अब आपने लिखा माय फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स was or were helping me, was or were helping me। अब आपका सब्जेक्ट देखिएगा, आपका सब्जेक्ट है माय फ्रेंड एंड डॉक्टर्स। दो कॉमन नाउन है, नाउन 1। नाउन का ज्ञान आई थिंक आपको होगा, यदि नहीं है तो आने वाली वीडियोस में देखिएगा, वहाँ आपको नाउन का ज्ञान भी दिया जाएगा।
सेकंड इज डॉक्टर, नाउन 2। सो आपके दो नाउन आपस में मिलकर के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और जो आपका पहला नाउन है दैट इज़ मॉडिफाइड बाय अ पॉसेसिव एडजेक्टिव और अ डिटर्मिनर। उसको एक डिटर्मिनर ने मॉडिफाई किया है। डिटर्मिनर के विषय में बाद में बात करेंगे। इसका मतलब हो गया वो दोनों आइटम्स मिलकर के क्या हैं, वो एक ही व्यक्ति है। वो आपका फ्रेंड भी है, बचपन से आपके साथ पढ़ा है, लेकिन वो डॉक्टर बन गया है और वो डॉक्टर भी है। सो माई फ्रेंड एंड डॉक्टर, व्यक्ति कितने हैं, एक हैं, तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा वॉज। माई फ्रेंड एंड डॉक्टर वॉज हेल्पिंग मी। ग्रेट, गॉट इट। तो चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। Well guys, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट एक्सेप्शन दैट वी हैव हियर इज, यदि आपके पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, वी हैव गॉट टू नाउन, नाउन 1 एंड नाउन 2, उसके दोनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट से पहले इफ एनी पार्ट और इफ ईदर पार्ट ऑफ अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट, यदि कंपाउंड ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पार्ट को मॉडिफाई कर दिया जाए, किसके द्वारा, ईच या फिर एवरी, ईच और एवरी, यदि इसके किसी एक पार्ट को मॉडिफाई कर दिया गया है ईच और एवरी के द्वारा, तो आपकी जो वर्ब रहेगी दैट विल बी सिंगुलर। वो आपकी सिंगुलर ही रहेगी, ध्यान दीजिएगा, वो आपकी सिंगुलर रहेगी। मतलब कि अगर मैं ये लिख दूं, ईच बॉय एंड गर्ल, each boy and girl, now it will be each boy and girl, your verb will be is, because ये रहा आपका कंपाउंड सब्जेक्ट और उसके एक पार्ट को ईच ने मॉडिफाई कर दिया है। दोनों में भी हो सकता था, ये भी हो सकता है मेरे भाई, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ये भी हो सकता है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। इट मीन्स इफ any part of a compound subject is modified by each or every, then your verb will be singular। उस केस में आपकी verb क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। each और every के साथ नाउन आपके हमेशा सिंगुलर रहते हैं। उसके बारे में अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए बाद में मिलिएगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। एक बार वापस आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ हम लोगों ने आज किया क्या है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ओके गाइस, एक बार फटाफट से इन सेंटेंसेस को देखिएगा और आपको सारा आइडिया, सारा कॉन्सेप्ट दोबारा से एक बार क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा, आपने कहा राम इज़ वर्किंग, राम इज़ वर्किंग, आपका सब्जेक्ट है राम और वर्ब रही इज़, सब्जेक्ट है बॉयज़ और आपकी वर्ब रही आर। नेक्स्ट वन, राम एंड श्याम, कंपाउंड सब्जेक्ट, राम एंड श्याम आर वर्किंग, एक ये हैं एक ये हैं, मिलकर के कितने हुए, दो। आपकी वर्ब आपने पिक की आर। माई टीचर एंड क्लर्क इज़ इन दैट रूम, माई टीचर एंड क्लर्क गाइस कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो पार्ट इसके हैं, टीचर और क्लर्क, दोनों नाउन सिंगुलर हैं। पहले नाउन को मॉडिफाई किया गया है माई के द्वारा, इट मीन्स ये एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं। माई वर्ब विल बी सिंगुलर हियर, मेरी वर्ब यहाँ पर क्या रही, सिंगुलर रही। नेक्स्ट आपने कहा ईच बॉय एंड गर्ल वॉज हैप्पी, हैप्पी कौन है, ईच बॉय एंड गर्ल, दैट इज द सब्जेक्ट, एंड बॉय एंड गर्ल आपस में एंड से जुड़े हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय वर्ड ईच, सो ईच आने के कारण आपकी जो वर्ब रही वो क्या रही, वॉज रही। आपने यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट वन जो आपने कहा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड मिलकर के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट है परंतु एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आपने यहाँ वेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं की। सो ये बन गया टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, गॉट इट। यहाँ पे आपने वेट्स की जगह वेट नहीं लगाया, गॉट इट गैस। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर गैस। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लुक, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और आई कैन से दैट today we have covered the basic concepts of subject verb agreement। okay, हम लोग subject verb agreement के basic concepts को केवल cover किया है। in our upcoming videos we'll be covering the advanced cases of subject verb agreement, like we'll be doing error of proximity, we'll be covering phrases and clauses used as subject, and we'll be covering some other advanced cases
ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे। बट गैस भूल मत जाइएगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को बताना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो भाई साहब बिल्कुल पाप लगेगा। ठीक है जी, फैला दीजिए जंगल में आग की तरह। आई गेस बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे, कीप सपोर्टिंग, बाय।